हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन चिल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई मूवी दो पत्ती को। फ्रेंड्स, ये मूवी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में फर्स्ट टाइम कृति सेनन हमें डबल रोल में नजर आई हैं। इस स्टोरी लाइन बहुत दमदार है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गुत्थी सुलझी कैसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ब्रिज से, जहां पर रिपोर्टर और पुलिस खड़े हुए हैं। वो एक पैराग्लाइडिंग करते हुए कपल को देख रहे हैं जो कि डिसबैलेंस होकर पुल की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर दिखने से ऐसा लग रहा था कि जो लड़का है वो उस लड़की को ऊपर से नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है और लड़की बचाने की गुहार लगा रही है। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को जो भागते हुए उनकी तरफ आती है और उसके आने के बाद इन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रही होती है, अब तो सच बता दो कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक हिल स्टेशन के ऊपर एक पुलिस स्टेशन है, जहां पर हम विद्या ज्योति यानी कि काजोल को देखते हैं, जो कि नई ज्वाइनी थी। वो एक इंस्पेक्टर है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने कलीग के साथ बात कर रही होती है, तब तक लाइट चली गई थी। तब उसे बड़े साहब बुलाते हैं अपने केबिन में। केबिन में बुलाने के बाद वो बोलते हैं, इधर सर्दी बहुत पड़ती है, आदत डाल लो। तुम्हारी इतनी बार पोस्टिंग हुई है, इसके पीछे का रीज़न भी मुझे पता है। तुम इतनी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो कि कोई भी काम को तुम अधूरा नहीं छोड़ती, हर जगह ऑनेस्ट दिखाती हो। पर तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं सोचते, इसीलिए तुम हर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन बदलती रहती हो। तो चलो, तुम्हारे ऑनेस्टी की वजह से हम तुमको देते हैं पेट्रोलिंग की ड्यूटी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये विद्या जानती थी। तो चलो फिर लग जाओ पेट्रोलिंग पर। तब विद्या कहती है, फिर से पेट्रोलिंग? कोई केस नहीं है? इस पर सीनियर ऑफिसर कहते हैं, नहीं। अपने सीनियर ऑफिसर के लेक्चर सुनने के बाद वो फिर अपने केबिन में आती है। केबिन में आने के बाद उसके पास एक कॉल आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक लड़की को उसके पति ने मारा है। अब कंप्लेंट सुनने के बाद कांस्टेबल बोलता है, मैडम आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि औरत कंप्लेंट करेगी ही नहीं, बोलेगी कि मेरा पति कुछ भी नहीं करता। तब विद्या बोलती है, हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि कॉल आया है, हमें ज़रूर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं विद्या उनके घर में जाती है और घर का दरवाज़ा खोलती है सौम्या सूद यानी कि कृति सेनन, और उसी के साइड में उसकी माँ जी भी खड़ी हुई होती है। विद्या के पूछने पे वे बताती है, कुछ नहीं हुआ, शायद पड़ोसी ने कॉल किया होगा। पर सौम्या कुछ भी नहीं बोलती, वो डरी सहमी रहती है। फिर जब विद्या पूछती है कि आपको ये चोट कहाँ से लगी, तो वो बोलती है, अलमारी से टकरा गई थी और कुछ भी नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा। और उसके मुंह के ऊपर ही वो दरवाज़ा बंद कर देती है। पर ये लड़की बहुत डरी सी होती है। फिर उधर से विद्या निकल जाती है। फिर एक दिन सुबह उसके घर में कांस्टेबल आता है और उनसे बात करता है, मैडम स्टेशन जाने का टाइम हो चुका है, और वो खाना पीना ही पैक कर रही होती है। फिर कांस्टेबल और उसके बीच की बातचीत से हमको ये पता लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। ये रूल बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इसने अपने भाई को भी जेल में डाल दिया था 6 महीने के लिए, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। विद्या को ये आदत लगी उसके पापा से, क्योंकि उसके पापा जज थे और उसकी मम्मी लॉयर। विद्या के पास भी लॉयर की डिग्री है। वो लॉयर की डिग्री अपने रूम में अच्छे से सजा के रखती है, पर पेशे से है वो पुलिस ऑफिसर। वो चाहे तो किसी का भी केस लड़ सकती है। एनीवेज, फिलहाल वो अभी तक सिंगल है। उसकी एंगेजमेंट भी हुई थी, पर कुछ दिनों बाद उसने उसके पति के सर पे मटका फोड़ दिया था, क्योंकि शायद एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ केस के बारे में उसे पता चल चुका होगा। इसे गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। खैर, फिर वो कांस्टेबल बोलता है, मैडम पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे कुछ बवाल हुआ है, हमको जाना चाहिए, सर ने भी बोला है। फिर वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पर एक औरत उनके साथ झगड़ा कर रही होती है, जो पैराग्लाइडिंग कराते हैं। पुलिस उनके बीच आए उससे पहले ही वहां ध्रुव सूद यानी कि शहीर शेख आ जाते हैं। वो मानो किसी हीरो की तरह दिखते हैं। वो आते ही उस लड़की को पहले कंफर्टेबल कराता है, फिर सब कुछ शांत करवा देता है। ये जो पैराग्लाइडिंग का बिजनेस है वो उसी का है। फिर वो कांस्टेबल बताता है, उस दिन जिस घर से कंप्लेंट हमें मिली थी ना, वो इसी का ही घर है, इसी की पत्नी के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। ये सुनने के बाद फिर विद्या इंक्वायरी करने के लिए उनके सुवीनियर शॉप में जाती है। वो इधर उधर देखती रहती है और सौम्या सूद को ढूंढती रहती है। तब उसके सामने सौम्या आती है और पूछती है, मैडम आपको क्या चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद और एक लड़की उनसे पीछे से बात करती है, जो कि हूबहू सौम्या की तरह ही दिख रही होती है। इसे देखने के बाद तो विद्या चौंक जाती है। फिर वो बाहर आती है और बाहर उनकी माँ जी खड़ी हुई होती है। वो बताती है ये जुड़वा बहनें हैं। फिर विद्या शौक होकर सोचने लग जाती है कि उस दिन उसने किसको देखा था।
फिर माजी इंस्पेक्टर विद्या को अकेले बुलाती है बातचीत करने के लिए, जहां वो ये बोलती है कि उस दिन मैंने ही आपको घर से कॉल किया था। वो सौम्या को मार देगा उसका पति ध्रुव सूद, और वो चाहकर भी कंप्लेंट नहीं करा सकती क्योंकि वो अपनी बहन से हार नहीं सकती। वो अपने परिवार को भी बचाना चाहती है। फिर जब बहन वाला एंगल आता है तो वो शुरुआत से कहानी बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां वो बताती है, मैं आज से बहुत साल पहले इनके घर में एज अ मेड इन दोनों बच्ची की देखरेख करने के लिए आई थी, और कुछ ही दिनों में मैंने उन्हें अपना लिया था। दोनों बच्चियां अपनी माँ के साथ बहुत ही कनेक्टेड थी। पापा तो शराब में ही डूबे रहते थे। दोनों बच्चियां अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उनकी माँ के लिए भी पूरी दुनिया ये दोनों बच्ची ही थी। सौम्या बहुत डरी सहमी रहने वाली बच्ची होती है और शैली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये दोनों महज 8 साल की थी जब इनकी माँ गुजर गई थी। सौम्या थोड़ी कमज़ोर थी और मुझको ही माँ बुलाया करती थी। शैली मुझे माँ जी बोलती थी। इन दोनों बच्चियों की देखरेख मुझे ही करनी पड़ती थी। इनके पापा तो शराब में ही डूबे रहते थे और माँ के मरने के बाद और ज़्यादा। दोनों बच्चियों की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं था। सौम्या थोड़ी कमज़ोर थी तो वो दवाई भी लेती थी और इसी के साथ इन्हेलर भी, तो उसकी देख रेख मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी। पर शैली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोलती थी कि ये नाटक कर रही है, इसे कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता है, जब ट्विंस होते हैं दोनों में झगड़े होते हैं, दोनों में लड़ाई होती है। पर उनके पापा ने ये किया कि शैली को हॉस्टल में भर्ती कर दिया, और शैली मानो तब से सौम्या के ऊपर गुस्सा थी। उसने सौम्या से ये कहकर घर छोड़ा कि ये लास्ट टाइम है जब मैं तुझसे हार रही हूँ, पर लाइफ में मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगी। आज तो मैं हॉस्टल जा रही हूँ तो तू घर पर ही है। फिर वो हॉस्टल चली जाती है। कुछ दिन बाद इनके पापा की भी डेथ हो गई, पर शैली घर नहीं आई। हॉस्टल के छुट्टी में भी घर नहीं आई, और इस तरफ सौम्या भी देखते देखते बड़ी हो गई। वो अपनी पढ़ाई वगैरह करने के बाद हमारे साथ दुकान में ही बैठती थी। और आपको पता होगा ना, जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट बना है, वो हर दिन उधर जाती थी, थोड़ा समय बिताती थी। एक दिन उधर जाके वो फ़ोटो वगैरह अपने आप खींच रही होती है, तभी उसकी मुलाकात होती है ध्रुव से। ध्रुव देखने में हैंडसम, बहुत ही कॉन्फिडेंट था, और फिर वह सौम्या को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो सौम्या से मीठी मीठी बातें करता है और ये बोलता है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम हुक्म के साथ हो। और फिर सौम्या भी उसके ऊपर भरोसा करती है और पैराग्लाइडिंग के लिए वो मान जाती है। फिर वो दोनों पैराग्लाइडिंग करते हैं एक साथ, और पैराग्लाइडिंग करते हुए सौम्या को अपने बचपन की याद आती है। वो देखती है कि कैसे वो उसकी माँ और उसकी बहन एक साथ ऊपर बादलों को देखा करते थे। वो रोती रहती है, पर जब वो नीचे उतरती है तो वो सडन मुड़ के ध्रुव को हग करती है और थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एकदम बादलों में जा पाएगी या फिर बादलों को छू पाएगी। फिर धीरे धीरे इनका रिश्ता भी आगे बढ़ता है। ये लोग एक साथ समय भी बिताने लगे, पर सौम्या को थोड़ा आगे जाने में डर लगता है। वो उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की नहीं है ना। पर धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होने लगी थी। एक दिन ध्रुव को सौम्या हमारी शॉप में मिलाने के लिए ले आई थी। हम सारे लोग बातचीत कर ही रहे थे। सौम्या बहुत खुश थी, पर तभी हम देखते हैं हमारे शॉप के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है, और फिर मैंने इतने सालों के बाद देखा शैली को। वो दिखने में हूबहू सौम्या की तरह ही थी, क्योंकि वो लोग ट्विंस थे, पर इतने परफेक्ट मैंने कभी नहीं सोचा था। वो आते ही सबके साथ बहुत अच्छे से बातें करती है, जो कि पहले से वो करती थी। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुई थी। ध्रुव उसे देखने के बाद थोड़ा तो अट्रैक्ट हुआ, और उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत भी हुई, जिसे देखने के बाद सौम्या बहुत मायूस हो चुकी थी। फिर हम शैली को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ बात कर रही होती है। वो अपनी बहन को उसी के ही अच्छे दोस्त मतलब ध्रुव के बारे में पूछती है। वो बोलती है, वो थोड़ा मेरे टाइप का है, हम दोनों अच्छे लगेंगे ना, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना। लेकिन सौम्या कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो थोड़ा शांत किस्म की है। पर वो सब कुछ समझ चुकी थी कि शैली अब आ चुकी है। वो जिस किस्म की लड़की है वो ध्रुव को उससे दूर ले जाएगी। एंड हुआ भी ऐसा ही। ध्रुव के साथ शैली की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पैराग्लाइडिंग भी ध्रुव और शैली एक साथ करने लगे थे। वो लोग फिजिकल भी हो रहे थे। ये सब सौम्या देखती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो मरी मन घुटती रहती है, और ध्रुव के लिए उसका जो प्यार था वो उसे बता भी नहीं पाई। फिर सौम्या खुद को मना चुकी थी कि ध्रुव उसकी बहन मतलब शैली के साथ है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव एक टूरिज्म की डील करने के लिए टूरिज्म मिनिस्टर के साथ अपने घर के बाहर एक कॉन्वर्सेशन में था, जहां पर मिनिस्टर को 500 करोड़ के अप्रूवल के ऊपर साइन वगैरह करना था, और अंदर डीजे पार्टी चल रही थी, जिसे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज कराया था शैली ने, जो कि बहुत मॉडल किस्म की थी। वो बिना म्यूजिक के तो रह ही नहीं सकती।
अब यहाँ वो ड्रिंक्स पीने के साथ थोड़ा सीन भी क्रिएट करने लगी थी, जिसे ठीक करने के लिए ध्रुव अंदर जाता है, पर वो तो ध्रुव के ऊपर ही चढ़ जाती है। वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। ये सब मिनिस्टर भी देख रहा होता है। वो बोलता है, ये मीटिंग अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ध्रुव को तब एम्बैरेसमेंट फील होती है कि इतनी बड़ी डील साइन होते होते रह गई, सिर्फ शैली की वजह से। और शैली को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुस्कुराती रहती है। और फिर हम सौम्या को देखते हैं, जो कि शैली को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर तभी हम ध्रुव को भी देखते हैं, जिसके लिए माँ जी 2 ड्रिंक्स लेके आती है। वो बोलती है, चुनने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तब मानो थोड़ा फ्रिक्शन के लिए ध्रुव को भी रियलाइज होता है कि उसे शैली चाहिए या सौम्या। रात में हम देखते हैं ध्रुव को, जो कि बाथटब में बैठा हुआ होता है। उसके पास बहुत सारी शराब की बॉटल्स थी। तभी उसके पापा उसे कॉल करते हैं और गालियां देते हुए कहते हैं, 500 करोड़ की डील तूने मिनिस्टर के साथ कैंसिल करवा दी। अगर तुझसे नहीं संभाला जाता बिजनेस तो उसको छोड़ दे। तेरे कितने कांड छुपाऊं मैं। तेरी मम्मी ने सही बोला था, तेरी किसी सुशील लड़की के साथ शादी करा दो, पर मैंने ही नहीं सुना। अब तू एक घरेलू लड़के से शादी करके सेटल हो जा, वरना भूल जा ये बिजनेस। फिर हम देखते हैं ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी, मानो वो अपने पापा को गुस्से से कुछ बोलना चाहता है, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो कुछ नहीं बोल सकता और इसलिए तभी वो फ़ोन काट देता है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वो पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे था, जहाँ पर सौम्या आती है। वो बोलती है, शैली कल रात से नशे में है, आज सुबह भी नहीं उठी। मैंने उठाने की बहुत कोशिश की। फिर ध्रुव उसको सीधा पूछ लेता है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ पैराग्लाइडिंग में? और सौम्या हाँ बोल देती है। वो दोनों जब आसमान में होते हैं तब ध्रुव उसे प्रपोज करता है, लेकिन सौम्या कहती है, मैं तो तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ ना। लेकिन इस पर ध्रुव कहता है, मुझे अब और कहीं नहीं भागना। मुझे तुम्हारे साथ घर वाली फीलिंग आती है। मुझे लाइफ में स्पोर्ट्स एडवेंचर और ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा स्पोर्ट्स से हार्ट अटैक भी होता है। और सौम्या इस बात पे मान भी जाती है और खुश भी हो जाती है। फिर क्या था, ये दोनों राजी हो जाते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं शैली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो ये बोलती है, तू मुझसे शादी मत कर, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तू मेरी बहन से शादी कर रहा है, वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कभी उससे हार नहीं सकती। फिर हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी जगह हम शैली को भी देखते हैं, जो कि बार में दारू वगैरह पी रही होती है। पर जब फैमिली फ़ोटो लेने का टाइम आता है तो शैली हूबहू सौम्या की तरह ही ड्रेसअप करके सीधा खड़ी हो जाती है ध्रुव के बगल में। पता ही नहीं चल रहा था कि असली बीवी कौन है। मतलब वो ये चाह रही थी कि उसकी बहन की मैरिज लाइफ वो हेल कर दे। इसके लिए वो पूरा डिटरमाइंड हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी फर्स्ट नाइट में भी सौम्या बन के वो ध्रुव के कमरे में चली गई थी। पहले इसको लेकर सौम्या भी बहुत अपसेट हो चुकी थी और उनका झगड़ा भी हुआ था। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं विद्या बोल रही होती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ पर विद्या माँ जी से पूछती है कि डोमेस्टिक वायलेंस शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ। तभी माँ जी बोलती है, शादी के 2-3 महीने बाद ही शुरू हो चुका था। मैं सौम्या के साथ उसके ससुराल आ चुकी थी और शैली भी इस बहाने से आ गई थी कि उसका घर रिनोवेट हो रहा है। अभी शैली सौम्या के ससुराल में ही रह रही है। पति का डोमेस्टिक वायलेंस, ऊपर से शैली भी उसके पति को सिड्यूस करने लगती है, अलग अलग तरीके से उसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की मैरिज को ख़त्म करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए। विद्या बोलती है, जब तक सौम्या कंप्लेंट नहीं करेगी उसके पति के बारे में कि वो उसे मारता है, तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। फिर विद्या माँ जी को सलाह देती है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटे जहाँ पर सौम्या के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, आप तुरंत अपने फ़ोन में वीडियो बना लीजिएगा या फ़ोटो खींच लीजिएगा, एक एविडेंस के लिए। फिर हम देखते हैं कि रात में वही मिनिस्टर ध्रुव के घर आया है और खाना खाने के लिए बैठा हुआ होता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि पूरा खाना जो है वो सौम्या ने बनाया था। खाने में शायद थोड़ी ज़्यादा मिर्च हो गई थी, क्योंकि खाना बनाते वक्त शैली सौम्या को गुस्सा दिलाती है और इस बीच सौम्या गुस्से में खाना बनाती है और इसी ही खाने के बाद मिनिस्टर थूक देता है। उसका पूरा मुंह जलने लगता है और वो बोलता है, मैं कभी भी तुम्हारे इधर खाना खाने के लिए नहीं आऊँगा, तुम सीधा मेरे ऑफिस में मिलना। इस बात पे मानो ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आता है। वो किचन में जाके सौम्या का हाथ मरोड़ देता है और उसे बहुत ही गालियाँ देता है, खरी खोटी सुनाता है और मिनिस्टर को गाड़ी तक छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है, ये धमकी देते हुए, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माँ जी और सौम्या डॉक्टर को दिखाने के बाद बाहर आते हैं। यहाँ बाहर उनसे मिलती है विद्या, जो सौम्या से कहती है, तुम कंप्लेन क्यों नहीं करती, तुम कंप्लेन कर दो तो हम लोग एक्शन लेंगे। पर सौम्या मानो कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती है, मैं गिर गई थी इसलिए मुझे चोट लग गई।
फिर उसी दिन हम देखते हैं कि सौम्या और ध्रुव पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ ध्रुव आने के बाद चिल्लाता है और सीनियर के बारे में पूछता है और सीधा पहुँचता है विद्या के केबिन में। वहाँ वो विद्या को भी धमकी देने लगता है कि तुम क्यों मेरे और मेरी पत्नी के बीच पड़ी हुई हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, वो तुमको खुद बता रही है। फिर वो विद्या की टेबल पर रखी उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ लिखा हुआ देखता है और इसे देखने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। जब सीनियर आते हैं तो वो उनको भी धमकी देता है। मेरे पापा के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, उनके पास बात ना पहुंचाए तो ही सही रहेगा आप लोगों के लिए। हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करिए और हमसे दूर रहिए। फिर हम उस दिन उस रात को देखते हैं। सौम्या किचन में खाना बना रही होती है और ध्रुव पीछे से आता है। वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और इसी बीच सौम्या बोलती है मुझे बच्चा चाहिए, जिस बात पर ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आता है। वो चीखते हुए बोलता है फिर से वही नाटक शुरू कर दिया तुमने, और सौम्या को धकेल के अपने कमरे में चला जाता है गुस्से में। फिर अगले दिन सुबह हम माँ जी को देखते हैं जो शैली को बोल रही होती है। सौम्या को वो बहुत मारता है। शैली बोलती है वो नाटक कर रही है, उसको कोई मार वार नहीं पड़ रही। फिर वो माँ जी को उन्हें दिखाते हुए बोलती है देखिए अपने पति के साथ कितना खुश है, देखिए वो अपने पति के साथ कितनी खुश है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव सौम्या से माफ़ी भी मांगता है और सौम्या उसे माफ़ भी कर देती है। पता नहीं कैसा प्यार है इन दोनों का। फिर माँ जी शैली से बोलती है तू इधर से चली क्यों नहीं जाती, इन दोनों की लाइफ और ज़्यादा ख़राब कर चुकी है तू। फिर शैली बोलती है पहले कमरे से, फिर हॉस्टल और अब घर से भी, आप एक काम क्यों नहीं करती, मुझे यहीं से धक्का दे दीजिए तो लाइफ से भी चली जाती हूँ, फिर आपको खुशी होगी। फिर अगले दिन दिखाया जाता है शैली और माँ जी गए थे बाजार सामान लेने के लिए। सौम्या और ध्रुव घर में अकेले थे। सौम्या को लगा था सब कुछ ठीक हो चुका है। ध्रुव ने फिर से माफ़ी मांग ली है और सौम्या फिर से बच्चों वाला टॉपिक ले आती है कि मुझे बच्चे चाहिए, हम दोनों को परिवार शुरू करना चाहिए। पर ध्रुव का ये कहना था कि मैं मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बच्चे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और क्या हमेशा बच्चा बच्चा करती हो, मेरा दम घुटने लगा है इस रिश्ते में, मुझसे जीवन में गलती हो गई कि मैंने गलत बहन को चुन लिया। ये बात सुनने के बाद सौम्या भी अपना आपा खो देती है। वो बोलने लगती है तुम्हें तो घरेलू लड़की चाहिए थी इसलिए तुमने मेरे साथ शादी की, फिर अब क्यों दम घुट रहा है तुम्हारा, और क्या काम काम बोलते रहते हो, सब कुछ तो रेडी मिला है तुम्हें, पापा के पैसों पर बिजनेस संभाल रहे हो लेकिन वो भी अच्छे से तुमसे संभाला नहीं जा रहा। और इस बात पे तो ध्रुव को इतना गुस्सा आता है कि वो सौम्या को बहुत पीटता है। पीटते पीटते वो उसे सीढ़ियों से भी गिरा देता है। सौम्या की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। फिर ध्रुव उसके पास आता है और बोलता है क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुमको तो पता है ना गुस्से में मैं क्या कुछ कर देता हूँ। फिर वो सौम्या को उसी हालत में छोड़ के घर से बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद हम सौम्या को देखते हैं जो फिर से खड़ी होती है और खुद ही अपनी साफ सफाई करती है और मेकअप से अपने दाग धब्बों को छुपाने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर से घर लौटती है। उसे वहीं पर जाते हुए इंस्पेक्टर विद्या देख रही होती है। फिर इंस्पेक्टर विद्या अपने कांस्टेबल को बोलती है ये ध्रुव सूद के बारे में पुराने केसेस भी ओपन करो, पता लगाओ कि इसके कितने केसेस हैं जो इसके बाप ने छुपाए हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि माँ जी ध्रुव को वार्न करती है एक बार और मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो मैं खुद पुलिस में जाऊंगी। तब ध्रुव आसानी से बोल देता है वो तो मेंटल पेशेंट है, आपको पता नहीं, जब वो बच्ची थी तभी से वो मेडिसिन लेती है, मैं पुलिस को बता दूंगा वो डिप्रेशन की पेशेंट है, उसके तो इतने सारे पिल्स चल ही रहे हैं, पुलिस को मेरे ऊपर कोई शक नहीं होगा। और माँ जी ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन के चलते वो खुद सुसाइड कर ले, मतलब यहाँ वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। अब माँ जी शांत हो जाती है। और दूसरी जगह हम सौम्या को देखते हैं जो कि अपनी माँ की तस्वीर को साफ कर रही होती है पागलों की तरह और इसी के साथ कुछ बोल रही होती है। फिर जब शैली उससे शॉप की चाबी मांगने के लिए आती है तो उसे इस हालत में देख के वो भी शॉक थी। वो सौम्या से कहती है जो करना है करो, और ऐसा कहकर वो चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सौम्या के सामने ही अब ध्रुव शैली से बातें करने लगा था। सौम्या को सब कुछ दिख रहा था पर सौम्या कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर ध्रुव शैली को बोलता है इस इंस्पेक्टर ने तो दिमाग खराब करके रखा है, इसको तो दर्शन देना ही पड़ेंगे। एंड फिर वो पहुंच जाता है इंस्पेक्टर विद्या के घर उसे धमकी देने के लिए, पर यहाँ उसका कोई काम नहीं बनता। इंस्पेक्टर खुद उसे बोल देती है मैं तो तुझे पर्सनली देख लूँगी, तू मेरे ही घर पे आके मुझे धमकी दे रहा है। फिर ध्रुव इधर से चला जाता है और जब वो अपनी गाड़ी में जाके बैठता है तो हमें दिखाई पड़ता है कि गाड़ी में शैली पहले से मौजूद थी। ध्रुव के गुस्से को देखते हुए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। ध्रुव ये बोलता है मुझे तुम्हारी पागल बहन से बचा लो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर शैली उससे पूछती है सच में सौम्या को नहीं मारा ना? तब ध्रुव कहता है
हाँ, मैंने कभी उसे नहीं मारा, वो खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। वो खुद ही खुद का हाथ जला लेती है और फिर मेरे ऊपर ब्लेम करती है। वो शैली के कंधे पे सर रख के रोता है और शैली भी उसे अपना लेती है। एंड ये सब कुछ होते हुए ऊपर से इंस्पेक्टर विद्या देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव और उसकी पत्नी मतलब सौम्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और सब कुछ पूछा जाता है। एंड अगेन यहाँ पर सौम्या टोटली डिनाई कर देती है कि उसके पति ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो कहती है मेरे और मेरे पति के बीच सब ठीक है, अब तो हम दोनों फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं। और ध्रुव ये सुनने के बाद बहुत ही खुश था, लेकिन फैमिली प्लानिंग वाली बात उसे पता नहीं थी। बट सिचुएशन को देखते हुए ध्रुव तब हामी भर देता है। फिर उस दिन रात को ध्रुव सौम्या को थैंक्स बोलता है और सौम्या अभी तब मान जाती है। वो बोलती है हम शुरू से शुरुआत करेंगे, कल हम फिर से पैराग्लाइडिंग के लिए जाएंगे और तुम मुझे वैसे ही प्रपोज करोगे हवा के बीच, और हम नई जिंदगी की फिर से शुरुआत करेंगे। इसके लिए ध्रुव भी मान जाता है। एंड कल होती है होली की पार्टी, जहां हम देखते हैं कि ध्रुव फिर से शैली से चिपकने लगता है। और तभी हम सौम्या को भी देखते हैं जो कि सब कुछ नोटिस कर रही होती है। वो ध्रुव को बुलाती है और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए बोलती है। एंड फ्रेंड्स, यही वो मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन है जहां मैंने आपसे कहा था कि एक कपल जो पैराग्लाइडिंग करते समय डिसबैलेंस हो चुका था, मतलब कि पति पत्नी को गिराने की कोशिश कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि यही दोनों थे। फिर इन्हें रेस्क्यू किया जाता है और उसी पॉइंट में हम देखते हैं कि शैली भी पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर विद्या भी तब उधर मौजूद होती है। सारे लोग तब वीडियो वगैरह भी बना रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो चुका था कि ध्रुव सौम्या को मारने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सौम्या सब कुछ सच सच बता देती है। वो बोलती है ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की, उसने उसके हार्नेस को खोल दिया था और तभी जेल के अंदर से ध्रुव चीखता है ये गलत है, वो झूठ बोल रही है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ध्रुव के पापा भी आ जाते हैं। वो किसी भी लॉयर को खरीद सकते हैं। तब डिसीजन लिया जाता है कि विद्या खुद इस केस को लड़ेगी और ध्रुव को सजा मिले इस बात पे वो मुहर जरूर लगाएगी। इस केस को दबाया भी नहीं जा सकता क्योंकि पूरा वीडियो प्रूफ है, तो केस तो कोर्ट में जाना ही था, तो वही होता है। सौम्या की तरफ से लड़ती है खुद विद्या। फिर विद्या एक के बाद एक कोर्ट में सारी सच्चाई बताती है कि जो सौम्या के साथ हुआ, पर ध्रुव इसके बारे में डिनाई कर देता है। वो कहता है सौम्या मानसिक रूप से बीमार है, वो मेडिसिन भी लेती है। पर विद्या ये भी बोलती है आपने ही कहा था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है, उसे पैराग्लाइडिंग नहीं आती, तो वो खुद अपना हार्नेस कैसे खोल सकती है। फिर सारे एविडेंस वगैरह को देखते हुए ध्रुव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है और उसे 13 ईयर्स की सजा होती है। यहाँ पर केस सॉल्व हो चुका था। सारे लोग विद्या को बधाई भी दे रहे थे और कांस्टेबल भी बधाई देते हुए कहता है कि ये पेचीदा केस इतनी आसानी से सुलझ गया। और ये सुनने के बाद विद्या को मानो अंदर से लग रहा था कि सचमुच ये सब बहुत आसानी से हो गया। मानो सारी कड़ियाँ, सारे एविडेंस उसके हाथों में किसी ने रख दिए और केस को सॉल्व कर दिया गया। फिर विद्या एविडेंस ढूंढने लगती है। उसे लग रहा था कि केस में कुछ ना कुछ तो जरूर छूटा है। दूसरी जगह हम माजी को देखते हैं जो शैली से बात कर रही होती है। शैली उनसे कहती है मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया क्या? तब माजी बोलती है तूने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां आपको याद होगा जिस दिन सौम्या उसके माँ की फ़ोटो साफ कर रही होती है और शैली चाबी लेने आती है। पहले तो वो चली जाती है जैसा कि हमें दिखाया गया था, पर असल में उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वापस शॉप पर आती है। वो देखती है कि सौम्या खुद को हर्ट कर रही होती है और ये बोलती है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से माँ मारी गई और अब मैं भी मारी जाऊंगी क्योंकि ध्रुव को कोई सज़ा नहीं होगी। इस पर शैली उसे ध्रुव को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तब सौम्या कहती है मेरे बाद मेरे 2 बच्चों का क्या होगा? मेरी 2 बच्चियां हैं, शैली और सौम्या। मानो धीरे धीरे उसे मानसिक बीमारी पकड़ रही होती है जो कि बिल्कुल सौम्या के अंदर नहीं थी। ये शैली को पता था और उसे ये भी पता चला कि उसे ध्रुव बहुत पीटता था, इस वजह से आज उसकी बहन की ये हालत है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो उसकी बहन की मदद ज़रूर करेगी। वो सौम्या से कहती है हम मिलकर दिलवाएंगे ध्रुव को सजा। एंड दोस्तों फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां विद्या को कोई एविडेंस नहीं मिलता। वो सीधे चली जाती है ध्रुव से मिलने के लिए, जहां ध्रुव उससे कहता है मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे। पर विद्या उसे बैठने का बोलती है और सवाल पूछती है होली पार्टी से क्या तुम सीधा पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे गए थे या कहीं और गए थे? ध्रुव बहुत देर तक सोचता है और बोलता है हाँ, उसे इन्हेलर चाहिए था इसलिए हम शॉप होते हुए गए थे। वो विद्या से ये भी कहता है कि मैं ज़रूर छूट जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मानो विद्या को पूरा गेम धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। जब इन्हेलर लेने के लिए गाड़ी रुकी थी तब सौम्या गाड़ी से बाहर निकलती है और शॉप के अंदर जाती है,
पर शॉप से बाहर आती है शैली, जो कि हूबहू सौम्या की तरह मेकअप की हुई थी। इसीलिए जब हार्नेस खोला गया उसे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि शैली को ऊंचाई से कोई डर नहीं था। फिर आगे की स्टोरी तो फ्रेंड्स आपको पता ही है। फिर पुलिस स्टेशन से भी विद्या को ये पता चलता है कि मेडिकल करने से थोड़ी देर पहले वो दोनों एक साथ वॉशरूम गई थी और वहीं दोनों एक दूसरे के कपड़े बदल लेती हैं। इसीलिए जब मेडिकल भी कराया गया तो मेडिकल भी दोनों का साफ ही निकला, किसी को कुछ भनक भी नहीं लगी। ट्रूली मास्टर प्लान। तब विद्या हंसती है और ध्रुव से कहती है, जो तुझे कोर्ट में बोलना चाहिए था तूने वो कोर्ट में नहीं बोला गधे। ये बोलने के बाद वो बाहर चली जाती है। फिर सीधा विद्या पहुंचती है सौम्या के घर में, जहां सौम्या के घर जाने के बाद वो देखती है कि माजी और शैली बैठी हुई होती है। उन दोनों से वो प्रॉमिस करती है कि केस को मैं रीओपन करूंगी, तुम तीनों को मैं सजा ज़रूर दिलवाऊंगी। क्या बेवकूफ़ बनाया तुमने मुझे। शैली फिर बाहर आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है, मैडम आप भी जानती है कि आज नहीं तो कल ध्रुव सौम्या को मार ही देता। आप क्या चाहती हैं, मैं वेट करूं और फिर जस्टिस मांगने जाऊं? मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, आप भी वही करना जो आपको सही लगे। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में केस रीओपन होता है। विद्या ने केस को रीओपन किया था। कोर्ट का प्रोसीजर शुरू हो और विद्या कुछ एविडेंस पेश करे, इससे पहले ही हम देखते हैं कि शैली बोलती है, मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। जज उसे कटघरे में आके सब कुछ बोलने के लिए कहते हैं। फिर शैली बताती है, मैं कन्फेस करती हूँ कि मेरी माँ के मरने में मेरा भी हाथ है। मेरे पापा आए दिन मेरे माँ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। हम लोग बस देखते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। मेरे चाचू भी देखते थे सब कुछ। हम बाहर बोल भी नहीं सकते थे। माँ को एक के बाद एक मार पड़ती गई। माँ मेकअप के अंदर वो सब कुछ छुपाती गई। एक दिन माँ के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने जान दे दी। वो मर चुकी थी। हम लोग रोते रहे, फिर भी चाचू ने पुलिस के सामने ये सिखाया कि कुछ मत बोलना, और मैंने मेरी बहन शैली को रोका। हम तीनों ने कुछ भी नहीं बोला। हम तीनों ही जिम्मेदार हैं हमारी माँ के मरने के लिए। मुझे बोलना चाहिए था उस दिन, लेकिन बोलने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत मुश्किल से आती है। हर कोई नहीं जुटा पाता है ये हिम्मत। मेरी माँ नहीं लड़ पाई, लेकिन मेरी बहन सौम्या लड़ रही है एंड आई एम रियली प्राउड ऑन हर। फिर वो अपनी बहन से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और विद्या की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज़ उसकी हिम्मत मत तोड़ना। ये सब कुछ सुनने के बाद विद्या वो एविडेंस पेश नहीं करती। वो जज से इस केस को रीओपन करने की दरख्वास्त वापस लेने के लिए कहती है और साथ ही इसके लिए माफ़ी मांगती है। ये सुनकर जहां दोनों बहनें खुश होती हैं, वहीं ध्रुव बहुत गुस्सा करता है और पुलिस उसे ले जाती है। लास्ट में विद्या को दिखाया जाता है जहां वो ये कहते हुए कोर्ट से बाहर आती है, इस केस का न्याय भी यही था कि इस बार मैं अपने माँ पापा के बीच में माँ को चुनूं। और एक बेहतरीन सोशल मैसेज के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फन एंड चिल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।